अगर आपने अपने बच्चों को CSS करवाना है, आप सबसे पहले उनको रीडर बनाएं। क्या रीज़न है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट अप टू द मार्क? हम सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं माइंड्स को, हम एजुकेशन के कोर में नहीं पहुंच रहे कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। डॉट लर्निंग का कल्चर है, ये बहुत ज़्यादा है। अकेडमीज़ भी ये बिल्कुल सिखा है। रही हैं, आपको पता है आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है, बिल्कुल। और आप जब वर्ड टू वर्ड याद करोगे आपको पूरे मार्क्स मिल रहे हाँ होंगे। जी, पाकिस्तान के बच्चे 1100 में से 1100 मार्क्स ले रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आपने रॉट लर्निंग की है। 5 सॉल्यूशंस देने हो तो आप क्या दोगे? सबसे पहले तो अपना जो एजुकेशन का पर्पस है उसको ठीक करना होगा। सेकंड थिंग, टीचर्स को इंसेंटिवाइज करें। तीसरा है अपनी फंडिंग बढ़ाएं। जो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 4 to 6% ऑफ द GDP होना चाहिए। कैरियर काउंसलिंग को इंट्रोड्यूस करना है एजुकेशन में। सिंगल टेक्स्ट बुक पॉलिसी ख़त्म करनी है और हमने रैशनलिज्म को लेके आना एजुकेशन में। इकबाल कहते हैं कि जो दुनिया में जितने वंडर्स हुए हैं ना, वो तब ही हुए हैं जब लोगों ने अपने दिल की सुनी है, अपने दिल को फॉलो किया है। यूँ तो पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं, लेकिन जो चीज़ किसी भी मुल्क की हकीकी आज़ादी और तरक्की का ज़ामिन है, आज भी इसके दरवाजे पाकिस्तानियों पर बंद है। मेरी मुराद तालीम और पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ तालीम पर बहुत बड़ा बजट खर्च कर रहे हैं और उसकी वो तालीम अव्वलीन तरजीह है, क्या वजह है कि 76 ईयर्स गुजरने के बावजूद आज भी वो हमारी अव्वलीन तरजीह नहीं बन पाया? इस पर बात करने के लिए मैंने अपने साथ बुलाया है शहरियार खान को, जो ना से PMS क्वालिफायर हैं, इसके साथ साथ वो वर्ल्ड टाइम्स में एज अ फैकल्टी मेंबर, अ काउंसलर और अ मेंटोर भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरियार, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आफाफ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैंने बताया कि आज भी इस मुल्क में ये मसले चल रहे हैं तालीमी निज़ाम पे, इस पे आपका क्या स्टांस है? अच्छा आफाफ, जब भी मैं एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ ना, दिस टॉपिक इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। मैं इमोशनल हो जाता हूँ। वैसे अगर हम एजुकेशन पे बात करने जा रहे हैं तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ विल ड्यूरेंट से, कि एजुकेशन क्या है। मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ। विल ड्यूरेंट के नज़दीक एजुकेशन ये है कि जब भी आप जो चीज़ें आपने अपने बारे में पहले एक्सप्लोर नहीं की, जिनको आपने इग्नोर कर दिया और आपने उनको जाना, जी। खुद को जाना, और आपने एज अ सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर, अपने आप को ह्यूमन वैल्यूज़ के थ्रू सोसाइटी में एक अच्छा मेंबर बनाया, ये एजुकेशन है। आपका सवाल था कि एजुकेशन के ऊपर मेरे पाकिस्तानी एजुकेशन पे क्या स्टांस है। मैं यही समझता हूँ कि पाकिस्तान में एजुकेशन इसी वजह से एक फेलियर है कि हम सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं माइंड्स को, हम हार्ट्स को एजुकेट नहीं कर रहे। हम एजुकेशन के कोर में नहीं पहुँच रहे कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। शहरियार, हमारी क्या ऐसी रीज़न है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरह इट्स नॉट अप टू द मार्क? हमारे टीचर्स के अंदर कोई फ़्लॉ आ रहा है, टीचिंग सिस्टम में फ़्लॉ आ रहा है, हम फंड्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, या हमारी रिसोर्सेज में कोई प्रॉब्लम है? वुड अकॉर्डिंग टू यू इज़ अ प्रॉब्लम? यहाँ पे आपने मुझसे 3 बातें पूछी हैं। आपने पूछा है फंडिंग का, फंडिंग से ही रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, और टीचिंग का। टीचिंग एक बहुत लंबी डिबेट है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं फ़ंडिंग के बारे में बात करता हूँ कि फ़ंडिंग के क्या इश्यूज़ हैं। मोस्टली लोग जहाँ भी एजुकेशन की बात करते हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि फ़ंडिंग नहीं है, बिल्कुल, हम लोग कम जी। स्पेंड करते हैं। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि 4 to 6% ऑफ GDP आपको एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहिए। लेकिन हमारे ही रीजन में और कंट्रीज़ कम स्पेंड करके, हमारे जितना स्पेंड करके, हमारे करीब करीब स्पेंड करके बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया की बात करता हूँ मैं, हमारे रीजन में इंडिया 2.8% ऑफ द GDP स्पेंड कर रहा है एजुकेशन पे। ईरान की बात करता हूँ 2.12% स्पेंड करता है। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023 का, उसके हिसाब से पाकिस्तान 1.7% ऑफ द GDP एजुकेशन पे लगा रहा है। As far as I can recall, that was 2.4% last year, right? यस, इट वाज 2.4%, और हम आयरनी देखें कि हम उसमें नीचे आ गए हैं। ठीक लेकिन है। अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो QS रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटी 334-35 पे आती है, और एक यूनिवर्सिटी है नास्ट जो कि आती है। Really? जी, और हम पॉपुलेशन वाइज आप बताएं कौन से नंबर पे हैं? हम लाइक टॉप 5-6 में आते हम हैं। 5th Yes. मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं पूरी दुनिया की। लेकिन Such a sad हमारी thing. इट इज़ अ सैड थिंग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं जब भी इस पे बात करता हूँ मैं इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि व्हेन आई सी इन माय सराउंडिंग्स, मैं देखता हूँ कि हम लोग एज अ नेशन नहीं ग्रो कर पाएंगे जब तक हम एजुकेशन को पर्पसिव नहीं बनाएंगे। तो ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में टीचर्स पे आता हूँ जी। कि टीचिंग्स की बात जो हमने की थी, हम लोग ब्लेम बहुत आसानी से कर देते हैं। हमारा बिल्कुल, पाकिस्तानियों yes. का इशू है कि पाकिस्तानी ब्लेम गेम खेलते हैं। बिल्कुल।
कहते हैं obviously we टीचर्स have to blame it on someone ना, we don't accept the issues हम लोग on इश्यूज को ourselves, एक्सेप्ट ही yes. नहीं करते। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई और उठा ले और हम उसको ब्लेम कर दें कि इसकी वजह से काम पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल। डॉक्टर मरियम चुगताई हैं, लम्स में प्रोफेसर हैं, शी इज़ फ्रॉम हार्वर्ड। वो सिंगल नेशनल करिकुलम में भी उनका बहुत सिंगल बड़ा नेशनल रोल करिकुलम में भी Yes. उनका रोल है, एजुकेशन पॉलिसीज़ देती हैं वो, जी। और वो बाहर भी पढ़ा के आई हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा के आई हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान में टीचर्स की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद हैं ओके। और ये टीचर्स को पंजाब में सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टीचर्स की सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे मौजूद है टीचर्स का। वहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको हमें पहले अनलर्न करवाना है जो उन्होंने खुद सीखा है, क्योंकि वो भी इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं ओके जो कि बेस्ड ही रॉट लर्निंग पे है। ओके। हमारे टीचर्स एक तो इसी सिस्टम से निकल के आए, बिल्कुल। तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है हमें ये देखना है कि क्या वो वाकई ट्रेनिंग होती है या वो वेकेशन होता है। बिल्कुल। वो मोर और लेस एक वेकेशन ही होता है, ओके। और वहाँ से वो जो सीख के जाते हैं वो वापस जाके बच्चों में अगर वो उनकी कोई स्किल्स में कोई फ़ायदा नहीं होता कि वो जाके अपनी एजुकेशन देते हुए यूटिलाइज़ करें। सेकेंडली, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है पाकिस्तान में जिसको इंसेंटिवाइज ही नहीं किया जाता। पाकिस्तान में आपके टीचर्स वो लोग हैं जो एजुकेशन की गाड़ी का पहिया चला रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास टीचर की ऑन एवरेज जो सैलरी है, आप ये देखें गवर्नमेंट स्कूल्स में तो फिर बेहतर है, प्राइवेट की बात करते हैं। आप मुझे बताएं एक मज़दूर पाकिस्तान में कितना डेली वेज कमा सकता है या कमाता है? जी, लगभग 1000-1500। जो अच्छा होगा वो 1000 कमा लेगा, 1500 कमा लेगा। नॉर्मली 800, 700, 900 इतना एक मज़दूर कमा लेता है। जी, ठीक है। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में बच्चे बच्चियां जॉब करते हैं जो कि कमाते हैं 12 से 15,000 या 18,000 महाना। अब मुझे बताएं जो 15 से 18,000 महीने का कमा रहा है वो किस बैकग्राउंड से आ रहा होगा और उसकी खुद की क्या क्वालिफिकेशन होगी और वो क्या ही बच्चों में प्रोड्यूस करेगा। तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा उस तरीके से पढ़ाने उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, पढ़ाने का इंटरेस्ट ही नहीं होगा। जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपकी जॉब जो है वो सिर्फ आप इसलिए कर रहे होगे कि आप अपने एक्सपेंसेस मीट कर लो, आप कैसे परफॉर्म करोगे? बिल्कुल। पाकिस्तान में इंसेंटिवाइज नहीं किया जा रहा टीचर्स को। जो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है वो 17th ग्रेड का होता है। बाकी ब्यूरोक्रेट्स जो पाकिस्तान में होते हैं 17th ग्रेड पे जो एग्जेक्टिव पोस्ट पे हैं उनको कन्विंस भी दी जाती है मोस्टली, ठीक है। उनको पेट्रोल भी दिया जाता है, उनको घर भी दिया जाता है, उनको बाकी मराहत भी दी जाती हैं। जी। टीचर को मैंने खुद ह्यूमिलिएट होते हुए देखा है सड़क पे एक 7th ग्रेड के पुलिस ऑफिसर से, और बिला वजह ह्यूमिलिएट होते हुए देखा है। तो मसला कहाँ आ रहा है कि हम लोगों ने एक तो इस प्रोफेशन की डिग्निटी को कम कर दिया है, प्लस हमने इनको इंसेंटिवाइज नहीं किया टीचर्स को। सेकंड, ये इसी सिस्टम से निकले हैं ना टीचर्स, तो हमें इस सिस्टम का सीखा हुआ अनलर्न करवाना है। अगेन दैट डॉक्टर मरियम चुगताई वाली बात, बिल्कुल, कि हमें वो सीखा हुआ अनलर्न करवा के फिर इनको दोबारा सिखाना है कि आपने इस तरह पढ़ाना है, आपने वो चीज़ें पढ़ानी है जो मॉडर्न रिसर्च बेस्ड हैं, जो दुनिया में नई इनोवेशंस हो रही हैं, वो टीचर को पता होंगी तो ही बच्चे को सिखाएगा। बिल्कुल। तो ये टीचिंग का हमारे पास इशू है जिसको रिजॉल्व करना चाहिए। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि टीचर्स जो है ना उनके लिए घर भी प्रोवाइड करने चाहिए, उनके अलग से कॉलोनीज़ बना दें। बट वो हैं भी यहाँ पे, आई डू बिलीव लाहौर में ऐसे हैं कॉलोनीज़ होती हैं, ऑफिसर्स कॉलोनीज़ होती हैं, वहाँ पे टीचर्स को घर मिल जाते हैं। कॉलेज के टीचर्स जो होते हैं उनको मोस्टली मिल जाते हैं। लेकिन मसला ये आता है कि जो इदारा वो घर अलॉट करवा रहा है वहाँ पे रेड टेपिज्म है। वहाँ पे फाइलों के एप्लीकेशंस के अंबार होते हैं, बिल्कुल, और वो पाइलअप हुए जा रहे होते हैं, वो पाइलअप हुए जा रहे हैं। अगर उसमें कोई टीचर की है, जब तक उसके पास कोई अच्छी सिफारिश नहीं है तब तक उसको तो एलोकेशन नहीं मिल सकती किसी घर की, उसको अलॉट ही नहीं होगा घर टीचर को जब तक उसके पास कोई अच्छी सिफारिश नहीं है। प्लस जब कोई घर खाली होता है, कोई सिफारिश वाला इन्फ्लुएंशियल बंदा आएगा, जो कोई एग्जेक्टिव होगा, वो फ़ौरन उस घर को लेके चला जाएगा। टीचर्स जो हैं वो अपना केस नहीं परस्यू कर पाते, जो ले लेते हैं फिर वो 18 साल तक रहते हैं उन घर में, और विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। लेकिन बजाय इसके कि यूं हो कि वो एक कंपटीशन में हो एग्जेक्टिव्स के साथ टीचर, आप उनके लिए अलग से कॉलोनी भी तो बना सकते हैं जिसमें टीचर्स रहें। तो इस प्रोफेशन की डिग्निटी को इन्हांस करना ज़रूरी है, फिर ही जाके हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है। हैविंग सेड दैट, और भी मसले बहुत हैं एजुकेशन में। बिल्कुल। अगेन शहरियार, आपने एक बात बीच में की थी कि रॉट लर्निंग का कल्चर है, ये बहुत ज़्यादा है। अकेडमीज़ भी ये सिखा रही हैं, आपको पता है आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है, और आप जब वर्ड टू वर्ड याद करोगे आपको पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे।
ये कल्चर हमारा कब से आया है और ये इसमें हम लोग क्यों इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं कि वी डोंट हैव एनीथिंग कि हम क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच भी सकें। रॉट लर्निंग का मैं आफाफ आपको बताऊं ना, आपने कुछ अर्सा पहले न्यूज़ देखी होगी जिसमें पंजाब के बच्चे और पाकिस्तान के बच्चे 1100 में से 1100 मार्क्स ले रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ले रहे हैं ना। जी। तो जब इस तरह आप सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेंगे तो बिल्कुल। इससे साफ जाहिर होता है कि आपने रॉट लर्निंग की है, क्योंकि थ्योरी में तो पूरे नंबर, इंग्लिश में, उर्दू में, बचपन में एक हमें कॉन्सेप्ट होता था उर्दू में पूरे नंबर नहीं आ सकते। सर आज वो मैथ वाज सारा द कुछ ओनली नेगेट हो रहा है। यस, मैथ वाज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आपके नंबर पूरे ज़्यादा ले आते हैं। सकते हैं। तो आज वो सारा कुछ नेगेट हो रहा है, लेकिन वो सारा कुछ नेगेट ऐसे हो रहा है कि रॉट लर्निंग है। हमारे पास स्टैंडर्ड ये है कि जो बुक को ज़्यादा अच्छा रट्टा मार लेगा उसको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल। जो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेगा वो नहीं। अच्छा, जी। यहाँ पे ओ लेवल्स और ए लेवल्स का भी आता है। हम्म, मैट्रिक और एफएससी रट्टा बेस्ड है। ओ लेवल्स, ए लेवल्स क्योंकि बाहर से आया है, उसमें कॉन्सेप्ट आता है। उसका ठीक है। बच्चा जो है वो उसमें थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी होती है, वो सीखता है। लेकिन बट द नंबर कंपेयर टू द मैट्रिकुलेशन एंड इंटर इन ओए लेवल्स इज वेरी लो। फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। ओए लेवल्स में वो लोग जाते हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो बिल्कुल। फाइनेंशियली एक अपर जी। क्लास हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान को करना क्या चाहिए था? पाकिस्तान को यहाँ पे इंडिया से सीखना चाहिए था। वैसे दुनिया ओए लेवल से भी आगे निकल गई है। जी। दुनिया ने उसमें से भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके और उसको अब छोड़ दिया और और वो और आगे refined बना लिया। Yes। रिफाइंड फॉर्म में चले गए। पाकिस्तान एक हाइब्रिड मॉडल बना सकता था। अपना एजुकेशन सिस्टम, ओए लेवल्स का, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का कॉन्सेप्ट, इसको कंबाइन करके आप दोनों से बेहतर चीज़ें उठा के एक हाइब्रिड मॉडल बनाते। बिल्कुल। जैसे कि अगर इंडिया में देखें, इंडिया में सुजुकी आया, उन्होंने वहाँ पे जो यहाँ पे सुजुकी गाड़ी चलती है वहाँ पे उसको मारुति सुजुकी कहते हैं। उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल बनाया कि जॉइंट वेंचर किया उन्होंने सुजुकी के साथ। जी। आज वहाँ पे मारुति सुजुकी है, यहाँ पे सिर्फ सुजुकी है। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे एजुकेशन पे डालें कि एजुकेशन में अगर हम एक हाइब्रिड मॉडल बनाते तो हम इस रॉट लर्निंग के उससे निकल आते। अभी तो हम ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रेन्स जिनको नहीं पता कि क्या है। सबको बिल्कुल। ये पता है कि न्यूटन के 3 लॉज हैं, आपको भी याद होंगे। बिल्कुल, द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन, आपको न्यूटन के 3 लॉज याद हैं। यस बिल्कुल, बट और वी डोंट नो वेयर टू इम्प्लीमेंट देम और व्हाट टू डू ऑफ देम। व्हाट टू डू ऑफ देम। यस। तो जब तक बच्चों को ये नहीं पता होगा कि उनकी एजुकेशन को कहाँ यूटिलाइज करना है, उसका एजुकेशन का पर्पस क्या है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है एजुकेशन का। बट दैट कम्स डाउन टू द करिकुलम, राइट? करिकुलम में उसमें क्या फिर ऐसी, व्हाट डू यू थिंक कि करिकुलम में क्या ऐसी चेंजेस करें जिधर से हम इस चीज़ को बेहतर बना सकें? करिकुलम का ऑब्वियसली एक रोल है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिया कि सिंगल नेशनल करिकुलम पॉलिसी आई 2020 में। जी। उसमें पूरा एक यकसा निसाब पूरे मुल्क के लिए लॉन्च किया जो कि फ़ेज़ वाइज इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन उसमें भी मुझे कुछ इश्यूज़ नज़र आते हैं। अगर मैं उसको स्टडी किया मैंने, तो मुझे ये नज़र आया कि माइनॉरिटीज़ का राइट टू स्टडी देयर ओन रिलीजन वो कहीं ना कहीं दबता हुआ नज़र आ रहा था। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 25A हर बच्चे को 5 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे को ये राइट देता है कि उसको हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करे। बिल्कुल। और हर बच्चे में माइनॉरिटीज़ के बच्चे भी आते हैं और मेजॉरिटी के बच्चे भी आते हैं। लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम में इस्लाम की स्टडीज़ पे, कुरानिक स्टडीज़ पे और अगेन रॉट लर्निंग पे कि आपने उनको मेमोराइज़ करना है, अहादीस को और कुरानिक वर्सेस को मेमोराइज़ करना है विदाउट नोइंग कि इनकी डिटेल क्या है, इसका असल मीनिंग क्या है। ठीक। तो सिंगल नेशनल करिकुलम में भी कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन इट इज़ अ गुड स्टेप। अगर इसको अच्छे से डिवाइस किया जाए तो ये बहुत बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। हैविंग सेड दैट, इसके अंदर जो हमने सिंगल नेशनल करिकुलम में जो डॉक्टर परवेज़ खुद भाई हैं वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो आप बाहर की बुक्स हैं वो वैसी की वैसी यहाँ पे ले आएँ और वो यहाँ पे आप पढ़ाना शुरू कर दें। उसमें आप सिर्फ इतना चेंज कर लें कि आप तस्वीरें चेंज कर दें, आप अपने जो आपका लोकल कल्चर है या आपकी जो अपनी हिस्ट्री है उसके मुताबिक आप उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दें और आप करिकुलम वही पढ़ाएं। क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग इस लेवल पे ही नहीं है कि वो करिकुलम को डिवाइस कर सकें या उसको फॉर्मुलेट कर सकें। तो मैं उनको उनकी बात से कुछ हद तक इत्तेफाक करता हूँ। ओके, दैट इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग, बट ओके, आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। अब इसमें करिकुलम भी कर लेते हैं हम, टीचर्स को भी कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द किड्स आउट देयर?
अब स्कूल जाता बच्चा अपने वेट से ज़्यादा अपना बैग का वेट उठा के लेके जा रहा है। हमारे पास 3 लाख प्लस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी तो उसी तरीके से चल रहा है। हाउ विल यू जस्टिफाई दैट? अच्छा, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बारे में बहुत एक अरसे से डिबेट चल रही है कि कुछ कहते हैं 23 मिलियन हैं, कुछ कहते हैं 20 मिलियन हैं, कुछ कहते हैं 24 जी। मिलियन है। मैं ये कहता हूँ कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है ना, उसकी रीज़न स्टेट तो है, लेकिन उसके साथ उसकी रीज़न उसके पेरेंट्स भी हैं बच्चे के। उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उन बच्चों को एजुकेट करें। उनके आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बहुत सारे रीज़न हैं। किसी के डोमेस्टिक मसले हैं, कुछ पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते, कुछ कहते हैं स्कूल्स हमारे पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ कहते हैं कि जी हमारा बच्चा जो है वो ठीक नहीं है पढ़ाई में। बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट को भी लॉज बनाने चाहिए कि आप बच्चे को एजुकेट करेंगे, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इंसेंटिवाइज कर दें लोगों को, पेरेंट्स को आप वजीफ़ा लगा दें जी। कि जिसका बच्चा पढ़ रहा होगा उसको वजीफ़ा दिया जाएगा। और जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर एक्ट है हमारे पास जी। जो अगर बच्चे से, जो बच्चा स्कूल गोइंग एज का है उससे काम करवा रहे हैं, उनको पिनलाइज करें बिल्कुल। या उनको फ़ाइन करें। जब फ़ाइन करेंगे तो फिर ऑब्वियसली इससे काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगेन अगर उन बच्चों को आप स्कूल में ले भी आएंगे तो आपने वही रट्टे का कल्चर उनको सिखाना है। आपने उनको वही चीज़ें, जब तक आपकी एजुकेशन पॉलिसी ठीक नहीं होगी उन बच्चों को भी स्कूल में लाने का क्या फ़ायदा होगा। आप ये भी सही कह रहे हो कि बच्चों को स्कूल लेके आएंगे और वो पढ़ने भी चलो लग जाएं, बिल्कुल। बट करनी तो उन्होंने फिर वही रटी रटाई चीज़ें याद, फिर से रॉट लर्निंग आ जाएगी, फिर से आपने वही ए के ऊपर ए लिखना है, बी के ऊपर बी लिखना है, तो उसको कैसे सही किया जा सकता है? या वो कल्चर आ कहाँ से रहा है? इसमें जो रॉट लर्निंग की आपने बात की है, इसका जो जवाब है, इसमें थोड़ा सा ना हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में ऐसे जाना पड़ेगा कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है। यहाँ पे रॉट लर्निंग क्यों है, मैं इसको इस तरह रिलेट करता हूँ कि जब इस्लाम आया उससे पहले भी एजुकेशन पे काम हो रहा था। उससे पहले भी प्लेटो था जिसको अफलातून कहते हैं, एरिस्टोटल था जिसको अरिस्तु कहते हैं, सुकरात, सोक्रेट्स, ये लोग थे। ये तो हज़रत ईसा से भी 200-300 साल पहले के लोग हैं जी। ठीक है, कबल मसीह, ये लोग तब के लोग हैं। प्लेटो ने एजुकेशन की बात की है, एरिस्टोटल ने एजुकेशन की बात की है, तो एजुकेशन तब से रेलेवेंट है। मॉडर्न एजुकेशन की बात की है इन सब ने। इस्लाम आया, इस्लाम आने के बाद 2 स्कूल्स बने। एक वो लोग थे जो कहते थे इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यस, ये अगेन दिस इज अ रट्टी रटाई लाइन आई एम टेलिंग यू, जो आपको याद है, सबको याद होती है बच्चों को। उसमें क्या है कि एक वो स्कूल है, एक दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने ये जो ग्रीक नॉलेज थी और जो इधर उधर से उनको इल्म मिला, मॉडर्न इल्म मिला, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। उन लोगों ने उसको क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि दे वर इन अंडर द इम्प्रेशन ऑफ द सेइंग ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी उम्मत कभी गलत बात पर इक्तफा नहीं करेगी। कुरान में भी आता है कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। हाँ जी। फिर आप देख लो कि हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट होता है इज्मा का, इज्तिहाद का। इज्मा क्या है? इज्मा यही है कि आप एक बात पे जमा हो जाते हैं। इज्तिहाद क्या है? जद्दोजहद करना, कि आप अपना सवाल का जवाब पाने के लिए जद्दोजहद करें। उसमें आप कुरान और हदीस से रेफरेंसेस लें, स्ट्राइव टू लर्न। तो बेसिकली जो ये वाले लोग थे, इन्होंने फिर आगे आके क्या किया, इन्होंने इसमें जाबिर बिन हयान है केमिस्ट्री में, ख्वारिज़मी है, या हमारे फिलोसोफर्स देख लें आप, इकबाल, जर्मनी में इकबाल को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे स्ट्रीट है। इंडिया में नेशनल पोइट, ईरान में इकबाल को बहुत पढ़ा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। पाकिस्तान के नेशनल पोइट अल-फराबी हैं, मवार्दी हैं, और बहुत सारे, इमाम गज़ाली हैं। बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने वंडर्स किए, लेकिन क्या हुआ इन द लॉन्गर रन, जो मेजॉरिटी थी वो उस पे थी कि इस्लाम के बाहर से ना तो कुछ एक्सेप्टेबल है, और जो बस प्रोवाइड कर दिया गया बस उसी में रहना है, तो वो विन कर गई। जब रैशनलिज्म की हार हो गई और वो वाले लोग विन कर गए, तो फिर मुस्लिम उम्मा ने ही, मुस्लिम लोगों ने ही इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया कि मेहनत करनी नहीं है, हमने हर चीज़ को डेस्टिनी के नाम पे छोड़ दिया। पाकिस्तान में लोगों का ये बिलीफ है। अब आप देखें, अक्सर अगर कोई सक्सेसफुल होता है, मोस्टली लोग क्या कहते हैं, उसके हार्ड वर्क का नहीं कहते, क्या कहते हैं कि उसकी किस्मत है। बिल्कुल, हाँ, उसकी किस्मत थी। अगर कोई बेचारा नहीं सक्सेसफुल हो सका लाइफ में, वैसे मैं तो सक्सेस का मेरा कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन
अमूमन नॉर्मली यही कहा जाता है। मॉनेटरी बिल्कुल। वैल्यू में इकोनॉमिक वैल्यू को सक्सेस से रिलेट किया जाता है या पावर को सक्सेस से रिलेट जी। किया जाता है। अगर कोई नहीं है सक्सेसफुल उन टर्म्स में तो उसको क्या कहा जाता है कि इसकी किस्मत में ही नहीं था। किस्मत में ही नहीं था। हाँ। लेकिन हार्डवर्क का कॉन्सेप्ट है, हज़रत अली का कॉल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जी। कॉल है कि जब कोई उम्मीद ना हो कुछ हासिल करने की तो और ज़्यादा शिद्दत से मांगो, क्योंकि मौजज़े दिखाना अल्लाह की ज़ात का काम है। अल्लाह की ज़ात मौजज़े दिखाती है, उसकी शान है ये। बिल्कुल। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग हर चीज़ तकदीर पे छोड़ के मज़हब के नाम करके वही ब्लेम, जो मैंने कहा था कि हम ब्लेम करना बहुत आसान है। हाँ हम जी। कभी एजुकेशन की बात आती है टीचर्स को ब्लेम कर देते हैं, कभी स्टेट को ब्लेम कर देते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हम। हम्म। तो यहाँ पे मुझे लगता है रॉट लर्निंग वहाँ से आया है। हमें अगर रॉट लर्निंग को निकालना है तो हमें रैशनलिज्म को लेके आना पड़ेगा। हमें ये चीज़ बिल्कुल। एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम लोगों को मॉडर्न नॉलेज सीखना है, हमें साइंस सीखना है। हमें खाली ये नहीं कहना कि यार जो मज़हब ने प्रोवाइड कर दिया हमने बस उसी पे रहना है। हमें मॉडर्न बिल्कुल। नॉलेज को हर तबके तक पहुँचाना है। सिर्फ एलीट इनकलकेट करना क्लास, है खुद में, सब तरह से हर चीज के बारे में। सिर्फ एलीट क्लास नहीं, बिल्कुल। हर तबके तक पहुँचाना है मॉडर्न नॉलेज को, हम्म। तो जाके मामला ठीक हो सकता है। ठीक है। तो इसमें आप कैसे इसको जस्टिफाई करते हो? अब जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप जैसे देखते हो एक बेतहाशा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे होते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे आए, पक्की जॉब लग जाए। पक्की तो पक्की उसको जॉब, फिर आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो? पक्की जॉब आप देखें क्या है, ज़्यादातर उसमें सबसे टॉप की बात करते हैं। सबसे टॉप एग्जाम पाकिस्तान में कौन सा है? CSS का। CSS। उसके बाद PMS आ जाता है। बिल्कुल। फिर बहुत सारे वन FPSC के, पेपर्स के आ जाते PPSC हैं। के यस। 1 पेपर एग्जाम्स हैं। हम्म। CSS में 1 लाख लोग तैयारी करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद उसमें से 30-40 हज़ार रिटर्न में अपीयर होते हैं। उसमें ओके। से कितने % पास होते हैं हर साल? एज फार आई कैन रिकॉल 2%, 3% ऐसा ही रिजल्ट रहता है। 2%, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 3% से ऊपर कम ही जाता हुआ नजर आता है। हाँ बिल्कुल। क्यों? पक्की नौकरी भी चाहिए। सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता CSS PMS करने में। ठीक है। आपको आपके बड़ों ने कहा होता है या आपको किसी ने कहा होता है यार पक्की नौकरी लेनी है तो यही ले लो। हम लोग दूसरे वेंचर्स करने के लिए तैयार ही नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करने के लिए तैयार ही नहीं है। जी। पक्की नौकरी के पीछे सारे भाग रहे हैं, यूथ भाग रही है, स्पेशली उनके पेरेंट्स। और यहाँ तो मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों को CSS करवाना है, आप सबसे पहले उनको रीडर बनाएं। ठीक है। यू कैन नॉट बी अ गुड राइटर इफ़ यू आर नॉट अ गुड रीडर। आप बच्चों को अगर किताबें पढ़ना नहीं सिखाएंगे, उनके निसाब के अलावा किताबें, वो कभी भी CSS नहीं कर सकता। जी। क्या होता है, बचपन से अब तक निसाब के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ जब CSS की तैयारी होती है, 16 साल रटा लगा के पास होके आए हैं, 16 साल बाद जब माँ बाप कहते हैं कि अब जाओ जाके CSS करो, यहाँ पे आके क्या होता है, उनको कहते हैं बेकन के ऐसे पढ़ लो, बिल्कुल। उनको रसल कहते की हैं बुक पढ़ो, रसल पढ़ लो, मलिहा लोधी को उनको देखो, देयर मलिहा आर नंबर लोधी ऑफ बुक्स। और बिल्कुल। बहुत सारे, उनको हाँ। कहते हैं लीवन को पढ़ लो, पाकिस्तान हार्ड कंट्री पढ़ लो। इतनी मुश्किल मुश्किल किताबें उनको बताई जी। जाती हैं, और जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है रीडिंग में, वो कैसे वो पढ़ेगा? बिल्कुल। अगर आप बचपन से रीडर होंगे, आप CSS में अपीयर होंगे, बहुत सारी मिसालें हैं, पास हो जाते हैं, बिल्कुल। पहली दफ़ा में पास हो जाते हैं। जिस कंपेटिटिव एग्जाम में बैठते हैं वो पास हो जाते हैं। क्या होता है, वो रीडर होते हैं। रीडर के पास क्या होता है, रीडर अपनी सिर्फ ज़िंदगी नहीं देख रहा होता, जी। रीडर के पास थॉट्स होती हैं हर उस इंसान की जिसने एक किताब लिखी है, और जी। उसकी सारी थॉट्स, किताब लिखने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, बिल्कुल। उसका सारा राइटर का एक्सपीरियंस रीडर के पास आ जाता है सिर्फ एक किताब पढ़ने से। जब तक बुक रीडिंग का कल्चर नहीं डेवलप होगा तब तक CSS करना इज़ अ टफ टास्क। अगर हम रीडर होंगे तब ही हम क्रिएटिव राइटिंग कर सकेंगे। CSS में फेल किस में होते हैं बच्चे? ऐसे, प्रश्न, these are the यही main सब्जेक्ट्स हैं subjects। जिनमें बिल्कुल। फेल होते हैं। ऐसे में क्यों फेल होते हैं? क्रिएटिव राइटिंग है, नहीं आती क्रिएटिव राइटिंग। पर वो क्रिएटिव राइटिंग सिखाए कौन? क्योंकि आप जब स्कूल में होते हो, आप ऐसे तक तो याद करके लिख रहे होते हो, मैथ्स तक के मैंने बच्चों को याद रटते कर देखा हुआ है। यही तो मसला है पाकिस्तान का। तो हम तो वहीं पे जा रहे हैं ना कि टीचर्स को अनलर्न करवाएं। जी। हम कह रहे हैं करिकुलम को बेहतर करें, और मैं तो सिंगल टेक्स्ट बुक पॉलिसी के भी अगेंस्ट हूँ। ओके। सिंगल टेक्स्ट बुक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर में जहाँ पे आप फिनलैंड को उठा लें, कोई और जी। डेवलप्ड कंट्री उठा जी। लें, फिनलैंड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कहा जी। जाता है। फिनलैंड में वो बच्चों को कॉन्सेप्ट देते हैं और उसके बाद वो बच्चे से कहते हैं कि इस पे सोचो। टीचर्स भी वहाँ पे इस तरह ही करते हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट देते हैं। वहाँ पे तो इवन टीचर्स जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम भी उनका चेंज है। हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम का हाल आपको पता है, हमारा ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। जी। फिनलैंड में क्या होता है,
वहाँ पे टीचर जो ग्रेड कर रहा होता है बच्चे को, वो अपना ग्रेडिंग सिस्टम डिवाइस करता है। वहाँ पे ये ना तो सिंगल टेक्स्ट बुक पॉलिसी है, वो अपनी मर्जी के जगहों से सोर्सेज से पढ़ाएगा, उसके बाद वो ग्रेड भी अपने हिसाब से बच्चे को करेगा। ठीक है। फिर वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बच्चों को रैंडमली फोकस ग्रुप को उठाएगी और उनसे वो चेक करेगी कि क्या इनको एजुकेट सही किया गया या नहीं किया गया। बट बेसिकली ये तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। हाँ जी, बिल्कुल ले रहा है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे कंट्री में तो आई गेस स्टूडेंट काउंसलर का भी कंसेप्ट नहीं है, तो हाउ आर वी गोइंग टू इम्प्रूव? स्टूडेंट काउंसलर बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे कंट्री में। तो स्टूडेंट काउंसलर अगर होते भी हैं तो वो टॉप इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ होते हैं, और वो भी आई गेस बाहर से ही बुलाए गए होते हैं, बाहर से आए हुए होते हैं। स्टूडेंट काउंसलिंग की इतनी इम्पॉर्टेंस है आज के दौर में स्टूडेंट काउंसलिंग की, कि अगर आप बाहर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमारा एक जानने वाले थे, उनके बच्चे को वो डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। ठीक है। उनके स्कूल ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया, उन्होंने कहा आप इसका डॉक्टरी में एडमिशन नहीं करवा सकते। कनाडा में, मैं आपको कनाडा की मिसाल देता हूँ कि कनाडा में क्या होता है। कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे अगर आप बच्चे को स्कूल छुड़वाना चाहते हैं, उसकी फील्ड स्विच करना चाहते हैं, स्कूल का जो स्टूडेंट काउंसलर है उसने बच्चे की एक रिपोर्ट बनाई हुई होती है जिसमें ये उसने असेस किया होता है कि इस बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं। ओके। आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये बताता है कि इस बच्चे को इस फील्ड में अगर आप भेजें तो इसमें इसका इंटरेस्ट है और इसमें ही कैन एक्सेल। ओके। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे पास तो एक ही मतलब लाइन के पीछे सब लगे हुए हैं कि एफएससी करनी है, प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। उसके बाद बाकी डिग्री फील्ड में का तो पता भी नहीं है। डिग्री में क्या होता है, भाई ने एडमिशन करवा दिया, अब्बू ने करवा दिया, बस ये डिग्री सिलेक्ट कर ली और उसमें एडमिशन हो गया। अपने इंटरेस्ट पे डिग्री नहीं है। लेकिन बाहर अब देखो, वहाँ पे स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, यहाँ पे तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा। नंबर 2, आप देखा देखी बस कर रहे होते हो। आप इसको कैसे हेल्प आउट इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि स्टूडेंट काउंसलर का रोल हो जाए या बच्चे को पता उसने करना क्या है? स्टूडेंट काउंसलर का मैं यही कहूँगा कि ना, शुरू में आपको स्टूडेंट काउंसलर्स हायर करने पड़ेंगे। ठीक है। जिसमें बाहर से आप लोगों को लेके आ सकते हैं, या पाकिस्तान में भी बहुत लायक और काबिल लोग हैं, आप उनको हायर कर सकते हैं। उनको यहाँ ला के उनसे लोगों को ट्रेन करवा के उनको वापस भेज दें। फिर जिन लोगों को उन्होंने ट्रेन किया उनको आप अपना गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में भेजें। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी तो लेके आ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर उनको बुलाए, ट्रेनिंग दे गवर्नमेंट वालों को, उससे प्राइवेट सेक्टर को आप इंसेंटिवाइज कर दें, कहीं टैक्स में आप उनको मदद दे दे, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे दे, कुछ इस तरह का दे दे। तो एक अच्छा हाइब्रिड मॉडल तभी बन सकता है जब गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और अवाम इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि हमने वाकई एजुकेशन में चेंज लेके आना है। लेकिन अब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी लेती है, पढ़ा भी लेती है। अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे जाते हैं यहाँ से एंड दे प्रेफर डूइंग द और जॉब्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड गिव द एग्जाम्स। और बिल्कुल, तो इसको फिर हम किस तरह से, मतलब गवर्नमेंट ने ले भी ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा स्टूडेंट अच्छा बन भी गया, क्वालिफाई भी कर गया, उसका भी तो फ्यूचर नहीं सिक्योर। वो फ्यूचर क्यों नहीं सिक्योर? क्योंकि हमारे बच्चों के पास स्किल नहीं है। मार्केट में अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट होता है हमारे पास से, वो कहीं भी जाता है, वो प्रोबेशन पीरियड पे होता है 3 महीने के, 2 से 3 माह, हर किसी का कंपनी का डिफरेंट होता है। उस प्रोबेशन पीरियड में उसको सिखाया जाता है कि काम क्या है। 4 साल में डिग्री नहीं सिखा सकी, 3 महीने में कोई फर्म उसको सिखा देती है कि ये काम ऐसे करना है तुमने, और वो उसके बाद 3 महीने के अंदर तो वो बहुत अच्छा एक्सपर्ट बन जाता है उस काम में। डिग्री ने क्यों नहीं सिखाया? जब हमारी डिग्रीज नहीं सिखा पा रही तो क्यों हमें बाहर कोई नौकरी देगा? सब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है जी, 8 लाख बंदा छोड़ के चला गया 2022 में मुल्क, पिछले साल आपका, इस साल इतने लोग छोड़ के जा चुके हैं। जा तो रहे हैं, बाहर जाके और जॉब्स कर रहे हैं, और उन और जॉब से कुछ नहीं रेवेन्यू मुल्क में इतना खास आएगा, क्योंकि वो इतना ही कमाएगा कि जितना वो खुद वहाँ पे सरवाइव कर ले और 50,000, 60,000, 70,000 यहाँ पे घर भेज दे। उसकी डिग्री की वैल्यू ही नहीं है। डिग्री की वैल्यू स्किल ना होने की वजह से नहीं है। जैसा आपने बोला स्किल का प्रॉब्लम आ रहा है, स्किल सेट कब सिखाया जाए? और आजकल तो बल्कि स्किल वर्सेस डिग्री की डिबेट भी बहुत चल रही है। हाउ यू जस्टिफाई दैट? अफाफ, मुझे लगता है कि ना स्किल और डिग्री जो है ना, ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एक सेइंग है कि वन शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग बिकॉज नो वन कैन नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। सो ट्रू। तो मैं इस कोट को रिलेट करता हूँ इस बात से कि हमारा जो स्टूडेंट हो ना जी, वो ही शुड बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन।
इंस्टेड ऑफ मास्टर ऑफ नन। इंस्टेड ऑफ मास्टर ऑफ नन ही शुड बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन। उससे क्या होगा, अब मैं इसको रिलेट करता हूँ फ्रीलांसर मार्केट को। देखें आप, जी। IMF ने हमें लोन दिया था, जो इस वाले लोन से पहले दिया था, 6 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था। ठीक है। वो 6 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज था, हमारे फ्रीलांसर्स ने लास्ट ईयर में $2.9 बिलियन पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू कमाया है, जो उन्होंने कमाया है। ओके। उसमें से पाकिस्तान को कितना रेवेन्यू मिला है वो अभी डिसाइड नहीं है, येट नॉट डिसाइडेड, लेकिन उन्होंने 2.9 बिलियन कमाया है। तो इस मार्केट पे क्यों नहीं कैपिटलाइज करते हम? और ये फ्रीलांसर कौन से हैं? इन्होंने कहाँ से काम सीखा होगा? खुद से। बिल्कुल। किसी सीनियर से सिखाया तो जा नहीं रहा है, अगर जहाँ सिखाया भी जा रहा है वहाँ बच्चे को भेजा भी नहीं जा रहा, किसी सीनियर से करने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, यूट्यूब से, किसी सीनियर से, यहाँ से सीख के आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, इवन कोडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आप और बहुत सारी डिजाइनिंग कर लेते हो आप देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स द फ्रीलांसिंग मार्केट आर डूइंग। और वो सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने खुद वो स्किल सीखा है। अगर हम यूं करते हैं कि हम स्कूल लेवल पे हम ये कर सकते हैं, हम स्कूल लेवल पे ग्राफिक्स डिजाइनिंग, हम स्कूल लेवल पे छोटे मोटे और काम जो कंप्यूटर पे आने चाहिए वो सिखाएं, कॉलेज लेवल पे हम कोडिंग सिखाएं थोड़ी बहुत, उसके बाद आप प्रोफेशनली अगर इसको परस्यू करना चाहते हैं, आप इसको परस्यू करें, ताकि एक बेस बनी हो बच्चे के और उसमें फिर वो एक्सेल करता जाए अपने शौक के साथ साथ। उसमें फिर आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होंगे और मास्टर ऑफ वन होंगे अगर आप उस फील्ड को ज्वाइन करते हैं। उसके अलावा भी आपके पास कुछ स्किल तो होगा। अभी हमारा बच्चा जो काम $25 में करके देता है, बाहर उसका वही काम $100 में बेचा जा रहा होता है। हमें क्या करना है, हमें वो कम लेवल पे ही दे रहा है अपनी सर्विसेज, कम लेवल पे ही दे रहा है। हमें ये करना है कि हमें उनकी डिग्री को उस फील्ड में बनाना है और डिग्री की इतनी वैल्यू क्रिएट करनी है कि अगर उसको काम आता है और उसके पास डिग्री है तो वो अपना $100 का काम $100 में ही दे। इतने प्रॉब्लम्स आ गए हैं, इतने मसले हैं हमारे, हर चीज़ के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। आप अगर इन सबको बहुत कम 5 सॉल्यूशंस देने हो तो आप क्या दोगे? दैट इज आई गेस एक भी सॉल्यूशन को कवर किया जाए तो बहुत फर्क पड़ सकता है। कोई 5 आप बताओ। 5 सॉल्यूशंस मैं बता। सबसे पहले तो अपना जो एजुकेशन का पर्पस है उसको ठीक करना होगा। ठीक है, कि रैशनलिज्म एजुकेशन में लेके आए और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग लेके आए। 12वीं तक आर्ट्स पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, 12वीं तक बच्चों को आर्ट्स पढ़ाना चाहिए। सेकेंड थिंग, टीचर्स को इंसेंटिवाइज करें, टीचर्स को अनलर्न करें। टीचिंग के लिए प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए जैसे बाहर होती है। ठीक है, जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टीचिंग के लिए एक प्रॉपर डिग्री होती है जो आप लेके फिर टीचर बनते हैं। फिनलैंड में क्या होता है, टॉप 10 परसेंटाइल वाले जो लोग हैं वही टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, हम उसकी मिसाल तो देते हैं, हम देखें तो सही कि वहाँ पे हो क्या रहा है। ऐसे नहीं टॉप 1 पे पहुँच जाता कोई भी कंट्री। टीचर्स को इंसेंटिवाइज करें, उनके लिए प्रॉपर डिग्री अनाउंस करें या डिग्री ऐसी दें कि 12वीं के बाद जो टीचर बनना चाहता है वो उस प्रोफेशन में शौक से जाए, उसको अपनी शौक मर्जी हो, से जाए, वो अपने शौक से तो उस प्रोफेशन में आए ना, टीचर बने। सेकेंडली, और अगर टीचर्स के बारे में बात करें तो टीचर्स को सैलरीज उनकी बढ़ाई जा सकती हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जाएं। इसके बाद तीसरा है अपनी फंडिंग बढ़ाएं। जो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 4 to 6% ऑफ द GDP होना चाहिए, हम नीचे आ रहे हैं स्पेंडिंग में। इसमें अगर हमारा क्लियर हो जाए या फिर ट्रांसपेरेंसी आ जाए, ट्रांसपेरेंसी, रेड टेपिज्म कम हो जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए। वैसे भी हम करप्शन में, पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से 140 से ऊपर है। ठीक है, दैट इज अनदर सैड रियलिटी। अच्छा, तो हमने फंड्स बढ़ाने हैं जी। हमने उसके बाद क्या करना है, हमने अपने कैरियर काउंसलिंग को इंट्रोड्यूस करना है एजुकेशन में। ठीक है, बच्चों को डिसाइड करने दिया जाए उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक कि वो करना क्या चाहते हैं। पेरेंट्स को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हर बच्चा अलग अलग डिज़ाइंड है, हर इंसान की अलग थिंकिंग है, अलग क्वालिटीज़ हैं। बिल्कुल, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक अच्छे क्रिकेटर से कि वो एक अच्छा सिंगर भी हो जी। ये घिसी पिटी मिसाल है, हर मूवी में आती है। लेकिन ये चीज़ अंडरस्टैंड कब करेंगे हम कि हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं हर बच्चे से कि वो मैथ्स में अच्छा हो, वो इंग्लिश में अच्छा हो सकता है उसकी ड्राइंग अच्छी हो जी। तो ये मेरे नज़दीक कुछ सॉल्यूशंस हैं कि टीचर्स को, अगर मैं इनको सीधा इनलिस्ट करूं, टीचिंग बेहतर करनी है, फंडिंग बेहतर करनी है, हमने काउंसलर्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, उसके बाद हमने करिकुलम के अंदर से सिंगल टेक्स्ट पॉलिसी ख़त्म करनी है, सिंगल टेक्स्ट बुक पॉलिसी ख़त्म करनी है, और हमने रैशनलिज्म को लेके आना एजुकेशन में। ओके, इसमें आई गेस मीडिया भी काफ़ी प्ले कर सकता है, अपना रोल प्ले कर सकता है इस चीज़ को और बेहतर बनाने में।
मीडिया का जो कंटेंट है अगर वो एजुकेशन बेस्ड हो तो हमारी माएँ सीख सकती हैं। हमारे पास सास बहू की लड़ाई से अब तक नहीं निकले हम लोग रिलेशनशिप इश्यूज से अब तक नहीं निकले। मीडिया क्या दिखाएगा? मीडिया दिखाएगा सास बहू की लड़ाई, किसी का रिलेशनशिप का इशू। जो हमारे पास ड्रामाज मूवीज बनते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज, सास बहू की लड़ाई, उसमें एंड में एक छोटा सा मैसेज दे देंगे और कहेंगे जी हमने अपना रोल प्ले कर दिया। ये गलत है। मीडिया को चाहिए बाहर के मुल्कों की, दुनिया की जो चमक दिखाई जाती है उस चमक के बजाय ये दिखाएं कि उन्होंने स्ट्रगल क्या की है वहाँ पहुँचने के लिए एज अ नेशन। अगर हमारी माओं को एजुकेट करने के लिए मीडिया इस तरह का कंटेंट दिखाए कि जिससे एक मैसेज मिले कि आपने एज अ नेशन अपने बच्चों को क्या तरबियत देनी है, बच्चों को क्या एथिक्स देनी है, तो हमारी माएँ उनको बच्चों को उनको एक ऐसा शहरी बना सकती हैं जो इस माशरे में वाकई अपना रोल प्ले करे और माशरे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। और आई गेस इनमें से एक दो चीज़ों पर भी अमल करना शुरू किया जाए तो आज का स्टूडेंट और आज का टीचर अपने इस डिप्रेशन से भी निकलेगा और अपने शौक से आगे एक्सेल भी कर सकेगा। शौक की जो बात है ना, शौक के ऊपर तो मैं जब भी बात करता हूँ, हमारे बच्चे बैग देखा है उनका आपने, कितना भारी बैग होता है। वो अपने वजन जितना, मेरे छोटे भाई लेके जा रहा था एक दफ़ा बैग, तो मैंने उसको रोक के कहा, मैंने कहा यार ये इतना भारी बैग मैं नहीं उठा सकता था वो बैग 2 मिनट से ज़्यादा। वो बेचारा लेके जाता है बैग। मसला क्या है, हमने एजुकेशन को एक बर्डन बना दिया बच्चों पे। दिल से नहीं जाता कोई बच्चा। अच्छा बचपन में हमें एक झूठ बोला जाता था, आज चले जाओ कल छुट्टी कर लेना स्कूल से। बिल्कुल ईद के दिन वही बच्चा जो डेली सुबह रो रहा होता है स्कूल जाते हुए, वो सुबह 6 बजे उठा हुआ होता है जस्ट बिकॉज कि आज फन होना है। स्कूल्स को हमने क्या कर दिया, बाहर ये होता है कि 7 साल तक, जब तक बच्चा 7 साल का होता है तब तक उस पर वो किताबों का और पढ़ने का बर्डन ही नहीं डालते। हमारे पास 3 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है और वो किताबें पढ़ रहा है। इस चीज़ को ख़त्म करना है। हमें एजुकेशन को उनके दिल के करीब लेके आना है, उनके लिए फ़न बनाना है। आज हम दोस्तों से मिलने के लिए टाइम ढूंढ रहे होते हैं कि दोस्त से मिलने का टाइम निकला है। बचपन में हम जब स्कूल जाते थे कितने दोस्त होते थे, हमारे पास टाइम ही टाइम होता था, लेकिन हम स्कूल जाने के लिए रो रहे होते थे कि आज नहीं जाना। क्यों? क्योंकि स्कूल के साथ आती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बच्चा अभी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप उसको पहले इंसान बनाएं, उसको सिविक्स सिखाएं, उसको एथिक्स सिखाएं, उसको ह्यूमैनिटेरियनिज्म सिखाएं और उसको फन करना सिखाएं एक अच्छे वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में। तो क्या होगा, बच्चा खुशी से स्कूल जाएगा और जब वो खुशी से जाएगा तभी वो वंडर करेगा। बिल्कुल। इकबाल कहते हैं कि जो दुनिया में जितने वंडर्स हुए हैं ना वो तभी हुए हैं जब लोगों ने अपने दिल की सुनी है, अपने दिल को फॉलो किया है। अक्ल हमें बंद कर देती है एक जगह पे जी। दिल हमें कहता है कि रिस्क लो। दिल की जब सुनोगे तब वंडर्स होंगे। और मैं इकबाल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं भी इस चीज़ को दिल से मानता हूँ कि जब आप दिल की सुनते हैं तब ही आप वंडर्स कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। वेरी वेल thoroughly explained. Hopefully these solutions will come out at the end of the day and again we are hopeful and we can wish कि ये चीज़ें हों ताकि हमारा मुल्क भी क्वालिटी वाइज, एजुकेशन वाइज स्टैंड आउट कर सके। ठीक है। I am so thankful for you, Shariar. Thank you so much for giving that much time to us and being over here. We'll definitely be calling you for another podcast episode. Thank you. For sure. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.